आज की वेबिनार का जो विषय है वह आमतौर पे हम सोशल मीडिया में राजनीतिक दलों की चर्चा में अक्सर ये सुनते आए हैं कि देश में मुसलमानों की जो आर्थिक, सामाजिक, रोजगार के दृष्टिकोण से जो स्थिति है उस पर दो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू अक्सर हमें सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। एक पक्ष का लगातार यह कहना है कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में न सरकारी नौकरी मिल रही है, न उन्हें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिल रहा है, उनकी आमदनी कम है, उनमें गरीबी ज्यादा है, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है और बहुत सारी शिकायतें रहती है। वहीं दूसरा जो पक्ष है उनका यह कहना है कि मुस्लिम्स के पास इस देश के जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, उनका जो एरिया है, उनका जो स्टेक है, पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है और उनका एक अपीचमेंट की जो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा राजनीति की जाती है। तो इस तरह के हम दो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू हमें अक्सर सुनने और पढ़ने को मिलते हैं और हम ये चाहते थे कि इसको हम थोड़ा और गहराई में जाके और उसका एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हम करें और इस विषय को जो जानते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे सभी लोगों से हम चर्चा करें, बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि ये जो असल स्थिति क्या है, क्या मुसलमानों में वाकई उतना पिछड़ापन है जितना बताया जाता है। और हमें यह भी पता है कि पिछली जो यूपीए की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह ने 2005 में एक आयोग बनाया, सच्चर आयोग, और उस सच्चर आयोग ने लंबे समय तक देश भर का डेटा इकट्ठा करके और रिपोर्ट दी और उसमें यह दावा किया कि मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी बदतर है। और उसके बाद उस आयोग की जो सिफारिशें थी, सिफारिशों के आधार पे सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, उनके लिए बजट बढ़ाया और उसी सच्चर आयोग की सिफारिशों के अनुसार अभी जो वर्तमान सरकार है, राजग की जो सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वह सरकार भी उसी आयोग की जो सिफारिशें हैं उसी अनुसार और उसी अनुपात में तेजी से मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरी में अवसर ज्यादा देने के लिए, उनके लिए कोचिंग के अवसर ज्यादा देने के लिए, उनके लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने के लिए और बजट में भारी बढ़ोतरी की है और प्रदेश सरकारों ने भी बढ़ोतरी की है। और उनके जो जिसे हम कह सकते हैं कि उपासना स्थल है, मस्जिद में जो अजान देने वाले हैं या मस्जिद का जो देखभाल करने वाले हैं, उनके लिए भी कई राज्य सरकारों ने अलग से उनके कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से तनख्वाह घोषित कर रखी है। तो कुल मिला के ये विषय है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। हम ये चाहते हैं कि उसको हम गहराई में और वास्तविक तथ्यों के आधार पर उसे हम जानने की कोशिश करें। आज के हमारे जो वक्ता हैं श्री फिरोज बख्त अहमद। फिरोज बख्त अहमद जी शिक्षाविद हैं, आप शिक्षक हैं, अभी आप मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के आप चांसलर हैं। लगातार समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में आप लेख लिखते हैं। हमारे दूसरे वक्ता हैं श्री दुर्गानंद झा। दुर्गानंद जी एक संस्था है, रिसर्च की संस्था है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, पटना में। आप उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। दुर्गानंद जी लंबे समय से शोध आधारित अर्थशास्त्र के आप विद्यार्थी रहे हैं। अर्थशास्त्र में आपने काफी शोध काम किया। आप भारत के योजना आयोग के आप सलाहकार भी रहे और ऐसे बहुत सारे अर्थ से जुड़े विषयों पर आपने कई बड़े राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट्स किए हैं। और पिछले कई वर्षों से दुर्गानंद जी ने मुसलमानों की जो सामाजिक स्थिति है उसका अध्ययन किया है और उनके जो विद्वान लोग हैं, उनके जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ लगातार संपर्क रखते हुए उनके साथ सेमिनार करना, उनके साथ मीटिंग करना, उनके विषयों को समझना, यह भी आपने लगातार संपर्क रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 साल पहले दुर्गानंद जी ने पूरा अपना जो एक शोध करके इंडिया माइनॉरिटी रिपोर्ट, स्टडी ऑफ मुस्लिम्स, यह एक रिपोर्ट तैयार की जो कई मायनों में बड़ी उल्लेखनीय है, क्योंकि उस रिपोर्ट में जो डेटा उन्होंने लिया और उस डेटा के हिसाब से जो आपने
अपना कंक्लूजन दिया है, वह मुझे लगता है कि इस देश में जो राजनीतिक नीति निर्माता हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो सामाजिक, राजनीतिक और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय पे जो बोलते लिखते हैं, उन्हें उस रिपोर्ट को पढ़ना समझना चाहिए। हम चाहेंगे दुर्गानंद जी उस रिपोर्ट पे और उसके अलावा भी उनके जो अनुभव हैं उनको हमारे साथ शेयर करें। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा श्री फिरोज बख्त अहमद जी से कि आप अपना वक्तव्य रखें। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कुलदीप रत्नू जी का और ये जो आपकी इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन है इसका, कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं चंद अल्फाज, जो आपका टॉपिक है आज का, जो विषय है कि भारत के लगभग 74-75 साल, सात जो 7 जो उसके दशक हैं और मुसलमान, तो ये बड़ा ही एक सेंसिटिव टॉपिक है। और दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ कि अगर इस टॉपिक को जिक्र ही ना किया जाए तो क्या बात है, क्योंकि मुसलमान हम क्या हम देखिए इस तरह से कभी नहीं कहते कि 7 दशकों में 8 दशकों में हमारे बिरादरान वतन क्या है क्या रहे, या सिख भाई या ईसाई भाई, क्योंकि हम सब एक हैं। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जब हम अपनी मजहबी इकाई में आते हैं तो मैं सोचता हूँ ये एक बड़ा पर्सनल मामला है। हम सब ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। तो बेसिकली ये मैं मान के चलता हूँ। और जब हम ये मान के चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम की फिर जो परिभाषा है वो वहां से हटके हिंदुस्तानी हो जाती है। ठीक है, मैं घर में नमाज पढ़ता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र है पूरे 30 रोजे रखता हूँ। आप भी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, वो एक अलग सिलसिला है। लेकिन यहाँ हम सब भाई हैं, बहन हैं, हम सब एक ही फैमिली जो कि हिंदुस्तान है। अच्छा, होता क्या है, देखिए मैं बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कई बार ये होता है कि ये बातें जो हैं ये इन टर्म्स ऑफ एक्शन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से अक्सर हमें इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर टॉक रखनी पड़ती है। मेरे कहने का मकसद ये है कि टॉक ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया पॉलिसी जो फाउंडेशन है, ये जो काम कर रहा है, ये बड़ा गूढ़ और बड़ा ही मगज पच्ची का काम है, आसान काम नहीं है, लेकिन बड़ा ज़रूरी काम है। और इनका जो काम है वो चार दांगे आलम में जाता है। सब लोग इनके काम को, जो रिसर्च है इनकी, उसको बड़ा वजनदार मानते हैं और उसमें बड़ा तथ्य होता है। तो मैं थोड़ा सा शुरू ये करना चाहूँगा कि देखिए, मुसलमान हिंदुस्तान में काफ़ी अरसे से रहता चला आया है, ठीक है। और मैं समझता हूँ, अभी मैं हमारे बहुत सीनियर, बहुत ही श्रद्धेय जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत साहब, उनको मैं सुनता रहता हूँ, उनकी बड़ी कदर करता हूँ और बहुत अच्छे और भले इंसान है वो। उन्होंने ये कहा, देखिए हिंदू मुसलमान, ये सुन सुन के मेरे कान पक गए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, एक मीटिंग में गाजियाबाद में हुई थी, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई, हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये जो हमारी रूट्स एक है, हमारा डीएनए एक है, ठीक है। और बल्कि मैं एक व्हाट्सएप पे देख रहा था, एक बहुत ही सीनियर कोई अक्रॉस द बॉर्डर कोई बुजुर्ग थे, आलिम दीन थे, गालिबन उनका नाम जो है जमील है। और वो ये कह रहे थे कि हम सब लोग जो है, हम सब भी हमारा भी डीएनए जो है वो अपने हिंदू भाइयों से ही हम बने हैं, और हम कोई पैदाइशी मुसलमान नहीं थे और ना ही हम सऊदी अरब से आए हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों के ताल्लुक से अक्सर ये बात की जाती है कि बड़े पिछड़े हुए हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। रतनू जी ने भी शुरू में इसी बात का जो अनुपात की बात करी उन्होंने, और उन्होंने रेफरेंस दिया दुर्गानंद झा साहब का। दुर्गानंद झा साहब को मैं बहुत अरसे से, 10-12 साल से, गालिबन 15 साल से उनकी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ। उनका जब भी मेरे पास कोई पैगाम आता था तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहाँ भी बुलाते थे मैं वहाँ जाता था। बहुत उनका काम है हिंदुस्तानी मुसलमानों पे, और मैं समझता हूँ कि उनका काम अगर खुल किया है तो ये सच्चर कमेटी वगैरह कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 75 साल में, 74 साल में मुसलमान, मैं नहीं समझता इतने पिछड़े हुए हैं जैसा कि दिखाया जाता है, या जैसा कि जस्टिस सच्चर ने अपनी कमेटी में कुछ लोगों ने मिलकर उसको बनाया। पिछड़े में ठीक है, मुसलमान उतने ही पिछड़े हुए हैं जितना कोई गरीब हिंदू पिछड़ा हुआ है, गरीब ईसाई या सिख पिछड़ा हुआ है।
ये कि मुसलमान बहुत ज्यादा घाटे में है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, मैं ऐसा नहीं समझता। कहीं मैं सुन रहा था कि मुसलमानों का अनुपात 2-3% है सिविल सर्विसेज में, फौज में इतना है, ठीक है, बहुत कम है, और डॉक्टर्स लॉयर्स बहुत कम है। अरे जब आप स्कूल नहीं जाएंगे, जब आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, जब आप इम्तिहानों में नहीं बैठेंगे, तो भाई अनुपात कैसे बढ़ेगा? ठीक है, जो ज्यादा बैठता है इम्तिहान में उसका अनुपात बढ़ के आता है। अगर आपकी परसेंटेज, सरकारी परसेंटेज 18 है, आप कहते हैं कि हमारा 18 ना सही 9-10% IAS ऑफिसर्स आए या फौज में आए, तो देखिए इसके लिए तो आपको जो है ये सब रिजर्वेशन का जो भीख का प्याला है, इसको छोड़ के अपने बाजुओं के ऊपर यकीन करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने एक PIL डाली थी, मैं थोड़ा सा जरा तीखा मैं चीज बताना चाह रहा हूँ। मैंने एक PIL डाली थी जामिया मिलिया इस्लामिया में, और मैंने ये कहा था कि ये इसको क्यों डिक्लेयर किया जा रहा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन? मेरे हिसाब से यहाँ हिंदुस्तान में सब बराबर हैं, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तो एक दफा कहा था 1949 में कि मुस्लिम्स आर नॉट अ माइनॉरिटी, दे आर सेकंड मेजॉरिटी। भाई आप अपने को क्यों कमतर समझते हैं? आपके इतने प्रेसिडेंट हो गए, आपके इतने मतलब चीफ मिनिस्टर हो गए, बिहार में अब्दुल गफूर चीफ मिनिस्टर थे, AR अंतुले वह महाराष्ट्र में रह चुके हैं, अनवारा तैमूर असम में रह चुकी हैं, उसी तरह से कैबिनेट सेक्रेटरी भी आपके जो है वो मुसलमान थे। मतलब आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, हाँ वाइस प्रेसिडेंट भी आपके मुस्लिम रह चुके हैं, जिनको गालिबन 2 टर्म्स मिल चुकी हैं, कितने फौजी, कितने जनरल्स, जमीरुद्दीन शाह भी थोड़ा मतलब कई प्रोग्राम्स में मुझे मिले थे। मतलब कोई, मैं नहीं समझता जो मुसलमान अ, हिम्मत करके मेहनत करता है, स्कूल कॉलेज में जाता है, भले ही वो मदरसे से भी अच्छी तालीम हासिल कर लेता है, वो पिछड़ा नहीं रहता। ये झूठा इल्जाम है कि मुसलमान इसलिए पिछड़े रहते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हिंदुस्तान में हरगिज भी कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और खुदा का शुक्र है कि जो फॉरेन कंट्रीज है, UK है, US है, और मैं बबांगे दहल ये बात कहता हूँ, वहां डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है मुसलमान के साथ, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। मुस्लिम बच्चा अगर मेहनत करता है, इफ ही हैज गॉट द डिग्रीज, अगर उसके पास हुनर है, तो आप ये देखिए कि कितने हुनर वालों का ये हमारी जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, ये कि जो हुनर वाले हैं ज्यादातर मुस्लिम ही हैं। आप साड़ी लीजिए, साड़ी जो बुनी जाती है, मेरे ख्याल से 70-80 जो परसेंट कारीगर हैं, चाहे वो साड़ी साउथ इंडिया की हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया की हो, UP की हो, कहीं की भी हो, तो वो सारे कारीगर मुसलमान होते हैं। चलिए साड़ी को छोड़िए, आप आ जाइए दुर्गा पूजा पे, उसके जो आइडल्स हैं वेस्ट बंगाल में, आपके उड़ीसा में, बिहार में, और कहीं भी दिल्ली में भी ये आइडल्स जो बनाए जाते हैं, उसके 80-90% कारीगर मुसलमान होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मुसलमान कहीं भी तरक्की करता है, कहीं भी वो मेहनत करके आगे जाता है, उसको उसका पूरा हक दिया जाता है। और हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा मुल्क है। और सफरनामा इब्ने बतूता में तो एक दफा वो इब्ने बतूता आए थे, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट ये बनाया कि सबसे जो बेहतर हालात हैं मुसलमानों के और अच्छे मुसलमान हैं, वो कौन से मुल्क के हैं। वो सऊदी अरब गए, और वो जनाब इजिप्ट गए, वो इराक गए, ईरान गए, अफगानिस्तान भी होते हुए आए, वो मलेशिया तक पहुंच गए। लेकिन उनकी स्टडी ये थी कि सबसे जो अच्छे और बेहतर मुसलमान, अच्छे हालात में मुसलमान है, वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। मैं इस बात में पूरा यकीन रखता हूँ। और जो लोग आंसू बहाते हैं, ख्वाह मख्वाह जो है, मतलब कई बार तो जहर भी उगलते हैं। मैं TV की बहसों में देखता हूँ, कई मेरे साथी आते हैं, उलमाए दीन होते हैं और इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं सरकार के ऊपर, उससे बड़ा दिल दुखता है, बहुत अफसोस होता है कि भाई आप बजाय इसके कि अपने बच्चों को समझाइए कि स्कूल कॉलेज में वो जाएं, उनके दाखिले कराइए, उनके अगर वो कहीं गाँव कस्बों में है, छोटा सा स्कूल हो चाहे कितना सड़ा हुआ स्कूल हो, आप उनको वहां दाखिल कराइए और बच्चे आगे पहुंचते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि 74-75 साल में मुसलमानों के हालात अल्लाह का शुक्र है बेहतर हैं, पहले से बेहतर हुए हैं। और आप कहीं भी देख लीजिए, मैं ये मानता हूँ परसेंटेज, अब अगर आप उसका मुकाबला बिरादरान वतन हिंदू भाइयों से करेंगे, सिख भाइयों से करेंगे, उतना नहीं होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे।
मैंने आपको बताया था किस्सा कि मैंने पीआईएल डाली थी जामिया मिलिया इस्लामिया के खिलाफ उसमें क्या नाम है हाई कोर्ट में। तो मुझे उस टाइम माइनॉरिटी मिनिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले साहब होते थे। उन्होंने अपने घर मुझे बुला लिया, कहने लगे अरे फिरोज साहब ये सब क्या कर रहे हो आप, ये मतलब क्या है कि ये सब आप इसको मुकदमे को वापस लो और ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। मैंने कहा एक बात बताइए, आप बारेट लॉ हैं, आप इंग्लैंड से लॉ करके आए हैं, यहाँ आप चीफ मिनिस्टर भी बने। मैंने कहा आपने कितने कोटे लिए, किस कोटे से आप, कहने लगे मैंने कुछ भी कोटा नहीं लिया। मैंने कहा आप इतने अहम मकाम पे हैं, अपनी कौम को मुल्क को ये पैगाम दीजिए कि मेहनत करिए और कोटे में रिजर्वेशन में भीख के प्याले में कुछ नहीं रखा है। मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले किसी ने पिटीशन डाली कि हमें 5% पहले तो पिटीशन डाली 9% रिजर्वेशन दीजिए, फिर वो उसको मतलब दैट वाज कैंसल्ड। फिर पिटीशन डाली कि 5% जो है रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि चीज देखिए रिलीजन के आधार पर आप कोई भी रिजर्वेशन नहीं ले सकते। हाँ मैं मानता हूँ रिजर्वेशन देनी चाहिए फॉर यू नो आई मीन देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर पुअर पीपल, ठीक है, यानी जो हैव नॉट्स हैं उनको दीजिए। और हैव नॉट्स में सिर्फ मुसलमान नहीं, उसमें हिंदू भी है, उसमें पिछड़ा हुआ सिख भी है, उसमें कोई भी हो सकता है। तो अगर रिजर्वेशन देनी है, इट शुड रीच द राइट पर्सन, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन उसको रिलीजन के आधार पे, मजहब के आधार पर नहीं देनी चाहिए। मैं उसको गलत समझता हूँ। और मैं दो एक चीजें और मैं डिस्कस करूंगा। मैं जो मुसलमानों का दौर है, मैं 800 साल में नहीं जाऊंगा। जो मुसलमान ये कहते हैं अरे हम तो यहाँ राजा थे, महाराजा थे, हम मुगलों का दौर था, बड़ा जर्री दौर था, ये था वो था, वो होगा, ठीक है, सही है, ठीक है, लेकिन उस दौर को आप चला नहीं पाए क्योंकि आप इस लायक नहीं रहे, आपस में आपके झगड़े फसाद हो गए, कुर्सी के लिए आपके यहाँ भी झगड़ा था। आप लोगों ने, अगर आप लोग, ठीक है, मसाजिद बहुत सारी बनाई, लेकिन मसाजिद के साथ साथ अगर आप लोग स्कूल बना देते तो मैं समझता हूँ आपकी कौम की हालत नहीं होती, ठीक है। और मदारिस में भी जो है सिर्फ जो आपने मजहबी तालीम रखी है, उसमें फ़िक़्ह है, उसमें सर्फ़ व नहव है जो उर्दू ग्रामर होती है, उसमें हदीस है, सब चीज़ें रखिए, लेकिन साथ ही साथ उसमें अंग्रेजी रखिए, उसमें हिंदी रखिए, उसमें साइंस रखिए। मुस्लिम तबका जो हिंदुस्तान में रह रहा है, 3 भागों में बांट सकता हूँ। एक तो 1857 यानी बहादुर शाह जफर, उसके बाद 1947 और उसके बाद, ठीक है, और जो मौजूदा दौर है। तो देखिए बहादुर शाह जफर के दौर में तो मुसलमान हिंदू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ा था आज़ादी की अंग्रेजों से। उस वक्त तो वो भारत माता की जय भी बोलता था और हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलता था और वंदे मातरम भी बोलता था। जो लोग ये कहते हैं, और मैं चैलेंज करता हूँ, मैं एक बड़ा सड़ा हुआ मुसलमान हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, कज़ा हो जाए तो भी पढ़ता हूँ, पूरे रोजे रखता हूँ, हर चीज में फॉलो करता हूँ। तो मैं कहता हूं अगर मैं भारत माता की जय कह दूं, जैसे एक बहुत बड़े लीडर ने हैदराबाद के कहा था, चाहे मेरा गला काट दो लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। अरे भाई क्यों नहीं कहोगे भारत माता की जय, यहीं बैठते हो और यहीं सब कुछ, यहीं एमपी बनते हो, यहीं तुम्हें सहूलियात मिलती हैं, इसको सलाम करो, सैल्यूट करो। इसको मजहब के उसमें फंसा दिया। वंदे मातरम कोई कहे तो मुर्तिद हो जाए, वंदे मातरम कोई कहे तो वो इस्लाम से खारिज हो जाए, ठीक है। मैंने 2 बार वंदे मातरम कह दिया, तीसरी बार फिर कहता हूँ, इसमें कोई शिर्क की बात नहीं है, मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं समझ। बल्कि जब मैं इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता हूँ, ठीक है, कहीं मंदिर में मेरा दोस्त ले जाता है, वहां पर आरती होती है, ठीक है, ओम श्री जय जगदीश हरे, मुझे बड़ा अच्छा उसका म्यूजिक लगता है और मैं अपने इस्लाम में और भी मजबूत होता हूँ। जितना मैं अपने हिंदू भाइयों के रिचुअल्स में शरीक होता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, मेरा इस्लाम उतना ही मजबूत होता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको शुक्र खुदा का अदा करना चाहिए कि हिंदुस्तान जैसे प्यारे और बहुत ही अच्छे मुल्क के अंदर हैं, और ऐसा मुल्क सारी दुनिया में पूरे पूरे ग्लोब में कहीं नहीं है, और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और आखिर में जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, एक शेर मेरा छोटा सा है, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। हम इंसान पहले हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं, एंड अबव ऑल हम सब हिंदुस्तानी हैं। दुर्गानंद जी, फिरोज साहब ने विषय रखा कि जो ऐसा
भेदभाव का या जो विषय है अक्सर उठता है कि हिंदू अलग, मुसलमानों की स्थिति अलग, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और उसमें उनका ये मानना है कि ऐसी कोई स्थिति है नहीं। लेकिन मैं थोड़ा उसको और वस्तुनिष्ठ, डेटा बेस्ड और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के हिसाब से अपेक्षा कर रहा हूं कि वाकई में स्थिति क्या है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों में उस स्तर पर शिक्षा का स्तर नहीं है जो जैन समाज में है या जो सिखों में है, या आर्थिक स्तर वैसा नहीं है जैसा हम पारसियों का बता सकते हैं, जैन समाज का बता सकते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी है, और इतनी बड़ी आबादी में जो पिछड़ापन है, तो पिछड़ापन किस लेवल पे है, उसके कारण क्या है। आपने जो स्टडी की और आपने जो इंडिया माइनॉरिटी रिपोर्ट निकाली, उसके आधार पे आप थोड़ा उसको विस्तृत रूप से और डेटा बेस्ड आपका जो एनालिसिस है उससे हमारे आज के जो भागीदार लोग हैं, आज के वेबिनार में शामिल हैं लोग, उनका थोड़ा मार्गदर्शन करें, उनको जानकारी दें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है, जो हमें एक इंसिडेंट से, एक छोटे से कहानी से, जो एक हिस्टोरिकल इवेंट है, उससे शुरुआत करना चाहूंगा। जब छापा खाने का आविष्कार हुआ तो ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया, उसको बैन कर दिया, और 350 वर्षों तक ऑटोमन एम्पायर में जो छापा खाना नहीं गया। और वहां जो कुरान भी जो छपता था तो वो रोम में छपता था, और वहां से छप करके ऑटोमन एम्पायर में बिकता था। एक दूसरी घटना है, यूरोप में भी हुई। उसमें गैलीलियो ने जब ये कहा, जो भाई पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है सूर्य का, तो वहां भी जो क्रिश्चियन जो पादरी वगैरह थे वो लोग विरोध कर रहे थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां का जो यूरोपियन जो समाज था वो गैलीलियो के साथ गया, वो वहां के पादरियों के साथ नहीं गया। और ऑटोमन एम्पायर में जो वहां का जो पूरा समाज था वो उसके साथ रहा, वो उसी डिसीजन के साथ रहा, जो नहीं छापा खाना बैन हो जाए चाहिए, ये इस्लाम के विरुद्ध है। भारत में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति खराब है, ये इकोनॉमिक एक्सक्लूजन हो रहा है, इसकी काफी चर्चा हुई है। खैर, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए पिछड़ापन है तो वो क्यों है, ये जानना जरूरी है। 1951 में जो मुसलमानों की जो आबादी थी वो इंडिया में 32 मिलियन थी, ठीक है। और जो मतलब ये 10% से थोड़ा ही कम था, 9.91% इसके आसपास था। और 84% के आसपास जो है वो हिंदुओं की आबादी थी। 2011 का जब सेंसस होता है तो मुसलमानों की आबादी 14.3 हो जाता है, और हिंदुओं का 79.8% हो जाता है। तो 1951 में जो को अगर हम बेस मान करके चलते हैं और उसका कंपैरिजन 2011 से करते हैं, तो रिसोर्स डिपेंडेंसी रेशियो अगर हिंदुओं का देखते हैं तो वो 1 यूनिट पर 3.15 हो जाता है। मीन्स एक यूनिट रिसोर्स पर जो पॉपुलेशन जो है वो 3.15 हो जाता है। मुसलमानों के संदर्भ में अगर देखते हैं तो एक यूनिट रिसोर्स पर 5.05 हो जाता है। मीन्स अगर मान लीजिए ना हिंदू का डेवलपमेंट हुआ ना मुसलमानों का डेवलपमेंट है, कुछ भी किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, सारा स्थिति जस का तस रहा, तो भी मुस्लिम जो है वो 38% जो है वो गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि उसका जो कंपैरेटिव जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो बाकी से ज्यादा रहा। एक यूनिट रिसोर्स पर 5.05 लोग हो गए, हिंदुओं के संदर्भ में ये रहा 3.15 रह गए। तो ये 38% का ये ग्रोथ डिफरेंशियल, डेवलपमेंट डिफरेंशियल जो है ये कह सकते हैं ये रहा। एक तो ये रहा। दूसरा क्या है, जो डेवलपमेंट किसी कम्युनिटी का होता है तो कैसे होता है, उसकी कई फैक्टर्स हैं। उसका ये है, जो सबसे पहले आपका लिटरेसी लेवल है, वर्क पार्टिसिपेशन रेट है,
अब आप देखेंगे तो मुस्लिम का जो लिटरेसी रेट है खास करके महिलाओं में, ये 48% है, जो कि सबसे कम है। अब बाकी कम्युनिटी का में जो महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है जो मुस्लिम कम्युनिटी में महिलाएं कम स्कूल जा रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो। अगर आप वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो अगर देखेंगे तो उसमें भी जो है वो मुसलमानों का जो है वो मेल का तो ठीक है, जो कि नेशनल एवरेज है लगभग वही है, लेकिन अगर आप फीमेल को देखेंगे उसमें मिक्स कर देते हैं तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट भी काफी कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है जो मुस्लिम फीमेल जो है वो काम बहुत कम करती है। तो जब काम बहुत कम करते मुस्लिम फीमेल तो ओवरऑल कम्युनिटी का जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो फिर कम हो जाता है। तो एक ये जो मैं जो देखा जो मुस्लिम में जो सब कंपैरेटिव बैकवर्डनेस है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो महिलाओं का वर्क पार्टिसिपेशन रेट कम होना, महिलाओं का साक्षरता दर कम होना, ठीक है। इसीलिए एक जब माइनॉरिटी अफेयर्स ये सरकार जब आई थी तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर से मैं मिलने गया था और उनको मैं एक सजेस्ट किया था, जो मैंने कहा जो कि 3 चीज जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो बहुत ही जरूरी है। पहला ये है जो आप मुस्लिम एरिया में जो है वो महिलाओं के लिए स्कूल खोलिए, क्योंकि अगर आप दूर दराज स्कूल खोलेंगे तो वो मुस्लिम महिलाओं को भेजेंगे नहीं दूर दराज में, और फिर वो अगल बगल में मदरसा वगैरह में कहीं वो भेज देंगे। तो उसको अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो फिर वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। दूसरा कहा है जो आप जैसे मदरसा वगैरह है तो इसमें तो आप ये देखिए जो उसको थोड़ा स्किल से लिंक करवाइए, किसी ITI से लिंक करवाइए मदरसा का, क्योंकि वो जो रिलीजियस एजुकेशन होता है वो नॉन प्रोडक्टिव एजुकेशन होता है। उससे उसका कारण क्या है, बिहार और यूपी में जो इतने मदरसे खुले हुए हैं वो ऑल इंडिया मौलाना का सप्लायर बना हुआ है, यहाँ से तो मौलाना केवल सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप उसको ITI वगैरह से लिंक कर देते हैं तो उसमें ये होता है जो भाई उसको जो है केवल मौलाना गिरी करने के अलावा भी वो दूसरे काम करने का उसके पास स्किल रहेगा, वो यहाँ रह करके अपना कुछ काम धंधा कर सकते हैं और आर्थिक अपना स्थिति सुधार सकते हैं। ये है। उसके बाद जो अगर 2-3 बातें आई है जो एक खास करके सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के बाद ये आई, जो मुस्लिमों का स्थिति जो है वो SC ST से भी खराब है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। एक ये भी आया जो भाई मुसलमानों का जो है जो जनरल जो सर्वे हुआ है तो रिलीजियस लाइन पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों का जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो कम है, वो कम पर व्यक्ति अगर देखेंगे तो कम है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम का परिवार का साइज बाकी से बड़ा है तो अगर हाउस होल्ड पर देखते हैं तो जो नेशनल रेट है कंजम्पशन रेट है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेट है, और फिर मुस्लिम में फिर कोई 5-10 रुपए का अंतर रह जाता है, कोई खास अंतर नहीं रह जाता है। तो मैंने जो 2-3 चीज जो आइडेंटिफाई किया, एक आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करना पड़ेगा, अपनी महिलाओं को आपको स्कूल भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपका डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिव अगर देखेंगे तो आप दूसरे से पिछले नजर आएंगे। उसके बाद जहां तक इंक्लूजन का सवाल है तो मुझे नहीं लगता है जो कोई ऐसा पोजीशन है भारत में जहां की मुस्लिम को मौका नहीं मिला है, ऐसा कोई पोजीशन नहीं है। और हाल में मैं अभी ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट पर काम कर रहा था और मैं सिटीजनशिप राइट्स, कंपैरेटिव सिटीजनशिप राइट्स को स्टडी कर रहा था, तो मैं ये देखा जो इवन मुस्लिम कंट्रीज में भी जितने मुस्लिम को राइट्स नहीं है उससे ज्यादा इंडिया में है, क्योंकि मुस्लिम के लिए है ऐसा नहीं है, वो बाकी सबको है इसलिए मुस्लिम को भी है। उसके बाद कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो कि
अब यहाँ जैसे मेजोरिटी कम्युनिटी में जिस बात का एक ग्रीवेंस बना रहता है, जो वो लड़ किसके लिए लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन का मुद्दा किसको बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं जो भाई कॉमन लॉ होना चाहिए, वो इक्वलिटी के लिए एक ढंग से कहिए तो लड़ रहे हैं। वो कहते हैं जो भाई कम्युनिटी टू जो है लॉ है वो नहीं रहना चाहिए, सबके लिए बराबर रहना चाहिए। बाकी हर जगह का जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो इक्वलिटी के लिए लड़ रहा है, यहाँ है मेजोरिटी कम्युनिटी इक्वलिटी के लिए लड़ रहा है। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते तो किसी लेवल पर जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन, बल्कि स्पेशल राइट्स है। कोई भी कंट्री है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज है या कोई भी है, वो बहुत ढंग से यूरोपियन कंट्रीज में आप देखेंगे तो पाएंगे तो वो कई चीजों को रेस्ट्रिक्ट करता है। जैसे मुस्लिम के कई रिलीजियस प्रैक्टिसेज है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको सीधे रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, उसको बहाना कुछ और बनाता है, कभी ह्यूमन राइट्स बना लेता है, कभी एनिमल राइट्स बना लेता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। आप इंडिया में देख रहे हैं तो इंडिया में जो है वो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप मतलब कोई ऐसा मैं देखा जो एक हवा बनाया जा रहा है जो मुस्लिम में बहुत बैकवर्डनेस, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा क्या है, जो मुस्लिम बाय नेचर जो है उसका स्किल लेवल बाकी सभी कम्युनिटी से उसका अच्छा है, लेकिन उसका जहां एजुकेशन के सेक्टर में उसका जो है वो थोड़ा पिछड़ रहा है। उसका एकमात्र कारण है तो भाई आप बच्चे 5 है तो आप सबको कहाँ से खिला पिला पाएंगे, तो 10वीं 12वीं 10 साल 12 साल में आप भेज देते हैं, भाई काम करो, इसके यहाँ उस्ताद के यहाँ थोड़ा ये काम सीखो, उसके टेलर के यहाँ ये काम सीखो, ये है। तो स्किल पॉवर्टी, और देखिए गरीबी क्या है, गरीबी जो है वो लैक ऑफ स्किल होता है। गरीबी इसीलिए कोई नहीं है जो उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं होना एक परिणाम है, कारण होता है जो आपको पैसा कमाने की क्षमता नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी में पैसा कमाने की क्षमता है, ठीक है। उसको जो है देखिए, दूसरा एक और जो बैकवर्डनेस पर जो मुद्दा आए, जो कि भक्त साहब ने भी उस तरफ इशारा किया, जो मुस्लिम पॉपुलेशन का 53% जो है वो बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल और असम में है, 53%। और ये चारों स्टेट खुद ही बैकवर्ड है। तो जब ये चारों स्टेट बैकवर्ड है तो इसमें सभी लोग बैकवर्ड है, सभी लोगों का इनकम लेवल जो है बाकी स्टेट के लोगों से कम है, तो उसमें एक्सक्लूसिवली कोई मुस्लिम का कम ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है तो चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन इस चारों स्टेट में ज्यादा है, इसीलिए अगर आप अलग से देखेंगे तो लगेगा जो थोड़ा कम है, लेकिन बाकी का भी उसी के आसपास है, बाकी कोई बहुत डेवलप है, उसका बहुत पर कैपिटा इनकम है, ऐसा नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे जो कई स्टेट्स हैं जैसे, और ये जो पॉपुलेशन का मैंने जो बात उठाया, ये मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहा जाता है जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वहां होता है जहां गरीबी ज्यादा होती है या आर्थिक अभाव होता है। केरला में लिटरेसी रेट भी ज्यादा है, लगभग सभी लोग लिटरेट हैं। वहां की आर्थिक स्थिति मुसलमानों की हिंदुओं से भी ज्यादा अच्छी है, उसके बावजूद जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है। वहां हर एक साल जितना हिंदू लगभग 55% के आसपास है, 2011 सर्वे के आसपास 54.6 है, और मुस्लिम 28.6 है, लेकिन नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो मुस्लिम के ज्यादा है प्रत्येक साल। जो ये केरला गवर्नमेंट का स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है। तो आपको थोड़ा जो है उसकी क्या है, जो कई जगह जो है एक सोशल टेंशन का भी माहौल बन जाता है, तो भाई ये हमारे नेशनल पॉलिसी जो है हम लोग कम करना चाहते हैं, उसको नहीं मान रहे हैं। और फिर जो है ये बैकवर्डनेस भी एक इशू है। आप हमेशा गल्फ कंट्री से कब तक आएगा, आपको गल्फ कंट्रीज में कम हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या करिएगा। तो एक ये एक इशू है। तो मुझे जो लगा जो इतना बैकवर्डनेस ऐसा कुछ है नहीं, एजुकेशनली थोड़ा बैकवर्ड है, ठीक है। और ऐसा कोई अगर आर्थिक दृष्टि से कोई मुस्लिम कमजोर है बाकी से, ऐसा कुछ नहीं है। जो जहां है वहां उस एरिया की जो स्थिति है सबकी वैसे ही उसकी भी है, ठीक है। और तीसरा जो बैकवर्डनेस का जो कुछ कारण है वो इंटरनल है। जैसे आप महिलाओं को नहीं पढ़ाएंगे, ये तो वर्क पर्सन रेट आपका कम रहेगा, महिला काम नहीं करने देंगे, उसको घर में बंद कर देंगे, तो फिर जो है वो आपका जो है
वो बैकवर्डनेस तो रहेगा। तीसरा क्या है, जैसे मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक लाया, अब ट्रिपल तलाक से फायदा ये हुआ है, जो उसके डर से जो महिला जो पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर पाती थी परिवार में, ठीक है, तो ज्यादा करेंगे तो ट्रिपल 3 बार तलाक दे करके घर से निकाल दिया जाएगा। तो अब महिलाएं एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी, कर रही है, ठीक है, तो उससे समाज में, इससे परिवार में जो है एक पॉजिटिव माहौल जो है और डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो है ये माहौल बनेगा परिवार में। उसके बाद मुझे लगता है जो ऐसा जितना अगर SC ST का जो स्कीम है अगर देखेंगे तो मुस्लिम या माइनॉरिटीज, मुस्लिम के लिए स्पेशली नहीं है, माइनॉरिटीज के नाम से है, लेकिन मुस्लिम मेन बेनिफिशियरी है, वो SC ST से भी ज्यादा है गवर्नमेंट के तरफ से, क्योंकि SC ST के लिए तो चलिए कुछ स्कीम्स है, स्कॉलरशिप वगैरह, वो सारे स्कीम्स हैं, ठीक है, लेकिन होम मिनिस्ट्री ये कहीं मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, HRD में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इतने प्रोग्राम्स, इतने स्कीम्स सेंटर लेवल पर, स्टेट लेवल पर है, इसके बावजूद अगर ग्रो नहीं कर रही है तो ये एक वही कम्युनिटी को खुद रिट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। इसमें आप केवल गवर्नमेंट को ब्लेम करना, ये करना, ये एक तो बिल्कुल जो है एक गलत प्रवृत्ति है। धन्यवाद दुर्गानंद जी, आपने अपनी रिसर्च के बेसिस पे और आपने जो इंडिया माइनॉरिटी रिपोर्ट मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर तैयार किया था, उसके जो आंकड़ों के आधार पे आपने ये बताया कि मुस्लिम समुदाय में पिछड़ापन है, लेकिन वो पिछड़ापन इसलिए है कि एक तो प्रति व्यक्ति का जब हम आकलन करते हैं तो प्रति व्यक्ति का आकलन इसलिए उसमें अनुपात में थोड़ा कम हो जाता है कि उनके परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। और दूसरा आपने बताया कि महिलाओं का कार्य क्षेत्र में उतना भागीदारी नहीं है, इतना वर्क एरिया में पार्टिसिपेशन नहीं है। ये दो, क्योंकि उनमें शिक्षा का भी उतना प्रसार नहीं हुआ जितना अन्य समुदायों में हुआ है। लेकिन आपने यह भी कहा कि हम जो सच्चर आयोग की यह दावा था कि उनकी स्थिति अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों से भी कमजोर है, तो वो आपने बताया कि वैसी स्थिति है, वो गलत है, वो एकदम सरासर गलत है। और दूसरा जो न्यूट्रिशन की भी बात है, तो देखिए मुस्लिम कम्युनिटी का जब आप असेस करेंगे तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर से करेंगे तो लगेगा जो नहीं, सही में गवर्नमेंट सेक्टर में जनसंख्या के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप टॉप के हैं, अजीम प्रेम जी हैं, सिप्ला के हैं, टॉप के इंटरप्रेन्योर्स है, किस फील्ड में मुस्लिम नहीं है और चोटी पर है, ऐसा कहीं नहीं है। नहीं, स्पोर्ट्स में, फिल्मों में, सब जगह सबको भरा जाता है मुस्लिमों में। स्पोर्ट्स में, मूवीज में, फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग हैं, म्यूजिक में है, आर्ट में है, लिटरेचर में है। तो जहां योग्यता है और जहां जिसको हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड उनको आराम से मिला है, तो वहां लोगों ने किया है, और हिंदू समाज, पूरे देश ने, हर समुदाय ने उसको सराहा है। कोई चाहे हॉकी में जफर इकबाल रहे या मोहम्मद सईद रहे या क्रिकेट में जहीर खान रहे, या फिल्मों में भी हम देखते हैं बहुत सारे अभिनेता, संगीतकार, या बिस्मिल्लाह खां हुए या अमजद अली खां हुए, या तो किसी के लिए भी अल्लाह रखा खां हुए, तो संगीत में हो या किसी में भी हो, जिनके पास प्रतिभा है उसका पूरा सम्मान और उसको पूरा अवसर मिला है, और उन्होंने दुनिया भर में अपना नाम कमाया है, भारत के लिए भी नाम किया। इसमें कोई वो भेदभाव वाली कोई स्थिति, हाँ, ये जरूर है कि आज जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में सरकारी नौकरियों में उतनी संख्या नहीं मिलेगी या फौज में उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन सवाल यह भी है कि कितने लोग वहां अप्लाई भी कर रहे हैं, ये भी एक है, और कितने लोग उस हिसाब से तैयारी भी कर पा रहे हैं, ये भी एक कारण है। तो यह सही है कि समुदाय के अंदर शिक्षा, जिसे हम जो आम जिसे कह सकते हैं कि चलन में जो शिक्षा है, उस शिक्षा की बजाय धार्मिक शिक्षा का ज्यादा प्रसार रहा, और उसी को प्राथमिकता देने के कारण जहां अपॉर्चुनिटी, इसमें सत्तर कमेटी ने एक मिस इन्फॉर्म किया है। सत्तर कमेटी ने कहा कि केवल 4% लोग मदरसा जाते हैं, लेकिन 2013 की जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो कर रही है, तो 10% लोग मदरसा जाते हैं, और 68 डिस्ट्रिक्ट्स में 25% मुस्लिम बच्चे मदरसा जाते हैं। तो कई जो है वो भ्रामक तथ्य जो है सत्तर कमेटी ने रखा है। जी
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर अगर आप बता रहे हैं कि भारत के 600 जिलों में से 68 जिलों में अगर 25% बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए आगे की प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए और उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन के लिए स्वाभाविक रूप से कुछ अवसर कम होंगे, क्योंकि उन्हें जो बैकग्राउंड चाहिए और जो फाउंडेशन चाहिए, चाहे आज की जो जिस तरह की हम देखते हैं फिजिक्स जैसी चाहिए, केमिस्ट्री जैसी चाहिए पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग में जाना हो, मेडिकल में जाना हो, आईटी के फील्ड में जाना हो, तो वो पढ़ाई का बैकग्राउंड शायद मदरसे की पढ़ाई में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और अगर बड़ी जनसंख्या, अगर 25% बच्चे वहां इतनी बड़ी संख्या में जिलों में 25% पढ़ रहे हैं, तो ये वाकई चिंता की बात है। हमारे साथ मुजाहिद नफीस हैं, वो कुछ प्रश्न उठा रहे हैं। मैं मुजाहिद नफीस हूँ और गुजरात में माइनॉरिटीज के राइट को लेकर माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का कन्वीनर हूँ। हम कहते हैं कि लोग पढ़ने नहीं जाते, पढ़ने कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितनी दूर जा सकते हैं? 4 लाख की आबादी में एक सरकारी 12वीं तक के स्कूल। अब हम उम्मीद करें कि 4 लाख बच्चे वहां, मतलब 4 लाख आबादी के बच्चे वहां पढ़ लें। हाउ इज इट पॉसिबल? फिर उनको अल्टीमेटली कहाँ जाना पड़ेगा? जैसे दुर्गा प्रसाद ने कहा कि मदरसों में जाते हैं, तो मतलब विकल्प क्या है? और इसकी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी किसकी है? तो पहली जिम्मेदारी तो शिक्षा देने की, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की तो सरकारों की जिम्मेदारी है, और उसके बाद जिम्मेदारी आती है समाज की कि वो शिक्षा लेने के लिए वहां पर पहुंच रहा है कि नहीं। यही अगर आप रिटेंशन रेट अगर गुजरात का देखिए, क्योंकि आपने डेटा पर काम करते हैं, तो आधे से ज्यादा बच्चे तो 9वीं में निकल जाते हैं, 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं है। और खासतौर पर अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं जो, आप उसको एक बार देखिएगा, वहां पर स्कूल ही नहीं पाएंगे आप 12वीं के। तो दूसरा, यहां पर जो भेदभाव का मैं सवाल उठा रहा हूं वो इसलिए कि पिछले साल पहली बार गुजरात स्टेट के बजट में माइनॉरिटीज के लिए ठोस आवंटन हुआ 101 करोड़ रुपए का। भारत सरकार में तो होता है, तो भारत सरकार अगर कोई काम कर रही है तो वो गलत तो नहीं होगा, तो फिर गुजरात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि गुजरात इज द मॉडल टू डिस्क्रिमिनेट मुस्लिम्स। तो ये बताने के लिए कि हम भले ही दिल्ली में करेंगे लेकिन आपको ठिकाने पे रखेंगे। मेरी भाषा से अगर किसी को मतैक्य हो तो सो मतलब मैं माफी मांगूंगा उससे, लेकिन इस बार 30% कम कर दिया, ओवरऑल बजट बढ़ा, 101 करोड़ में से भी 30% घटा दिया। यहां मिनिस्ट्री नहीं है, केंद्र में मिनिस्ट्री है, मुख्तार अब्बास साहब वहां पर मिनिस्टर हैं, यहां नहीं है, तो चैनलाइजिंग एजेंसी कौन होगा? तो ये कैसे इंप्लीमेंट होंगी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं? कौन? तो बिखरे हुए हैं कि जीएमएफडीसी भी कर लेगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय करेगा। तो ये जो बेसिक सवाल है, आयोग नहीं है राज्य में, आयोग नहीं है अल्पसंख्यक आयोग। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली माइनॉरिटीज के लोगों को मेंबर बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ जो बीजेपी में भी जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनको भी ठिकाने पे रखा जा रहा है कि आप बीजेपी में रहिए, ठेका पट्टा लीजिए, लेकिन आपको हम कोई संवैधानिक पदवत देने के चक्कर में नहीं है। तो वो आयोग नहीं बना रहे, जबकि इसमें कौन लोग जाएंगे? आयोग में तो मेंबर होने के जाएंगे। सो मतलब ये इसलिए मैंने वो सवाल रखे। हमने छोटे मोटे हमने भी रिसर्च पर काम किया है कि स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन के सेंट्रल की गुजरात में कितने प्रतिशत हुआ है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेंटर में हैं, अदर स्टेट्स में हैं, गुजरात में उनका क्या स्तर है या क्या स्थिति है, इसको लेकर काम किया है। सो आई फील कि सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। जो हम कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं हो रहा है, सबका साथ सबका विश्वास है, विश्वास तो तभी कायम होगा जब दिखाई देगा, बातों से नहीं होगा। सो इन पर अगर फिरोज भाई और आप लोग सरकार के तक अपनी ये बातें आसानी से पहुंचा सकते हैं, तो ये बातें अगर जाएं तो इंक्लूजन के सवाल और न्याय के सवाल पर कुछ ठोस काम हो पाएगा। दुर्गानंद जी, अभी जो मुजाहिद नफीस भाई ने कुछ विषय उठाए हैं, उसमें एक मुद्दा जो मुझे लग रहा है कि बार बार आ रहा है कि मुस्लिम समुदाय को स्पेशल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए। मीन्स जो एक सरकार व्यापक देश के नागरिकों के लिए जो योजनाएं बनाती है, और चाहे गैस की है, चाहे भोजन की है गरीब परिवारों के लिए, और दूसरी शिक्षा की सरकारी स्कूलें खुलती है, वो सब है, लेकिन कहीं यह एक अपेक्षा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष रूप से इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, आयोग होने चाहिए, उनके लिए अलग से
बजटरी कुछ प्रावधान होने चाहिए। यह जो बात है, और इससे उन्होंने कुछ बातें रखी है, तो उसका आपको जवाब देना चाहें। देखिए, जो नफीस साहब जो क्वेश्चन किए, ये तो चलिए एक तो पॉलिटिकल मामला है, जो भाई माइटी कमीशन क्यों नहीं बनाया है। अब माइटी कमीशन का मतलब क्यों स्पेशल नीड्स, मुझे नहीं लगता है जो अब स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनेगा हर एक कम्युनिटी के लिए, मतलब तभी उसका डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, आप जो जनरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या आप जैसे आप बताए जो 4 लाख पर एक स्कूल है, तो उसके लिए डिमांड उठाइए ना, जो 4 लाख पर क्यों एक स्कूल है, 1 लाख पर या 50,000 पर क्यों नहीं स्कूल होना चाहिए। 4 लाख पर एक स्कूल होगा तो कहाँ से फिर, वो तो फिर डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटी के बराबर हो जाएगा। तो आप स्कूल खुलवाने के लिए कहिए ना, आप माइटी 2-4 लोग जो है वो कोई पॉलिटिकल पोजीशन लेंगे, वो कोई इश्यू तो है नहीं, वो कोई उससे समाज का क्या हो जाएगा, समाज का तो उससे कुछ नहीं होता है। समाज के लिए आप इस पर सरकार से डिमांड करें, जो भाई हमारे माइटी जो एरियाज है वहाँ जो स्कूल का जो डेंसिटी है वो बाकी एरिया में जो है उसी के बराबर रहना चाहिए, उससे कम नहीं रहना चाहिए। ये डिमांड, आपको बराबरी का इशू उठाना चाहिए, आपको स्पेशल चीज क्यों मांगते हैं। तो फिर पॉलिटिकल क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। अब एक दूसरा एक महत्वपूर्ण ये है देखने के लिए, जो आप गुजरात में, स्पेशली गुजरात का तो मैं स्टडी नहीं किया हूँ, तो वहाँ क्या डेवलपमेंट डिफरेंशियल क्या है, मतलब अगर लिटरेसी रेट क्या बाकी कम्युनिटी से मुस्लिम का कम है, तो उसके लिए डिमांड करिए जो मुस्लिम एरिया में जो है वो जनरल स्कूल खुले। ये मत कहिए जो हमको ये कमीशन बना दो, वो कमीशन, ये सब पॉलिटिकल डिमांड होता है। अगर डेवलपमेंट की बात करना है तो फिर पॉलिटिकल इशू पर मत जाइए, स्कूल की बात करिए। बाकी क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे ITI खुलना चाहिए, जैसे लोगों का स्किल लेवल बढ़े, इस सब की बात करिए। पॉलिटिकल चीज में तो पॉलिटिकल डिसीजन होता है। वो अब तो ये भी चल रहा है जो भाई क्यों स्पेशल किसी कम्युनिटी के लिए हर एक कम्युनिटी ऐसे डिमांड करने लगेगी जो हमारे लिए भी मिनिस्ट्री बनाओ, तो फिर कैसे देश चलेगा, फिर बाकी मेन मिनिस्ट्री क्या करेगी। तो ऐसे कम्युनिटी हर एक कम्युनिटी के, SC के लिए अलग बन जाए, ST कहे जो हमारे लिए अलग बन जाए। अभी एक हमारे मित्र हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, उसने कहा जो पूरे लुटियंस जोन में आपको ST के कौन सा एक भी इंस्टीट्यूशन, एक भी रोड, एक भी बिल्डिंग कोई है जो कि ST को रिप्रेजेंट करता है, ST के प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग सारा जो है एक कम्युनिटी के सारे लोगों को जो है सारा दे दिए हैं। तब ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप कितना मतलब इस पर बहुत ज्यादा हम लोग जो है इस पर नहीं जाए, हम लोग जनरल डिमांड पर जो कम्युनिटी के बेनिफिट का है उस पर अपने को फोकस करें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं 2-3 छोटे छोटे मुद्दे कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हम लोग भारतीय हैं या रिलीजियस बेस्ड सिटीजन्स हैं। अगर हम भारतीयता की बात करते हैं तो इसके अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सब आते हैं। विकास सबका बराबर है, पॉलिटिक्स सबके लिए बराबर है, इतिहास हम सबको मालूम है। लेकिन जब प्रोग्रेस की बात आती है, विकास की बात आती है, तो सरकार के एक नहीं सैकड़ों स्कीम्स हैं जो सबके लिए यूनिवर्सली लागू है, और हर समुदाय के, हर जगह के लोग और उनके लोकतांत्रिक नेता इसी सरकार के और संस्था के हमारे समाज में शामिल है। तो अगर किसी एक जगह पर कार्य नहीं हो रहा है तो सजग समाज उसको उठा सकता है। दूसरी बात रही कि किसी एक को माइनॉरिटी और किसी एक को मेजॉरिटी कहना, ये अपने आप में लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक तरतीब है जिसको मान करके हम सभी कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक सीमा है कि आप किसी एक सुविधा की वजह से किसी को रैंसम पे नहीं खड़ा कर सकते, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप कीजिए, अगर आप गरीब हैं, यस, विकास आपका हक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए, वो मेरे ख्याल से हमको सोचना पड़ेगा।
और इसके बावजूद भी जब माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कमीशन है, इसकी मिनिस्ट्री है, सभी हम सब मिलकर के लिए देश के लिए काम कर रहे हैं, तब ऐसे हालात में कंसेंट्रिक सर्कल बनाने की बजाय आप डेविएट करके दूसरी तरफ जाए, ये देश के हित में नहीं। अगर देश के हित की बात करते हैं तो हम सबको मिल करके एक साथ एकजुट होकर करना चाहिए। हम एक दूसरे के प्रति लांछन लगा सकते हैं, समाज के बेसिस पे, गरीबी अमीरी के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे लांछन लगाने की कोई कमी नहीं है। कमी है कि हम सब मिल करके एक दूसरे की मदद कैसे करें, विकास की ओर कैसे चले, चाहे वो मुस्लिम समुदाय है या कोई और समुदाय है। बस मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा। वीरेंद्र सिंह, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अगर विकास की बात करें तो मुस्लिम समाज या कोई माइनॉरिटी समाज के अंदर तो सरकारों के सुधारों की अगर बात करें, सरकारी विकास की जब बात करें, तो ये जो पद्धति है ये एक दीर्घकालीन पद्धति है। ये क्या है कि ये तो सभी समाजों के लिए और सभी धर्मों में और जो भारत में रहने वाले सभी समाजों के लिए एक समान सी चली आ रही है। उनका जो प्रभाव जो रहेगा वो एक दीर्घकालीन पद्धति के अनुसार रहेगा। लेकिन हम जब अल्पसंख्यकों की बातें कर रहे हैं तो हमने दो कम्युनिटियों को मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ, जैन सोसाइटी, सिख सोसाइटी। उनमें सबसे बड़ा जो आने वाले जो काफ़ी समय जो था, जो 20 से 25-30 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है, उनका जो सुधार सिस्टम है, सामाजिक सुधार सिस्टम है, वो इतना व्यापक और इतना सुव्यवस्थित है। इसीलिए उन सभी का जो है वो इस समाज पर, इन दोनों समाजों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और इस का मुख्य कारण हम हिंदू समाज की बात करें तो हिंदू समाज में भी विभिन्न वर्गों को सरकार ने काफ़ी चीज़ें, अवसर, व्यवस्थाएं प्रदान की है, लेकिन अभी भी वो सारी व्यवस्थाएं उन सभी समाजों पर एक समान से लागू नहीं हो पा रही है। ये हम हिंदू समाज में भी देखा जा सकता है। इसमें जैसे हमने 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम जो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा लाया गया था, लेकिन आने वाले 100 वर्षों तक इसको ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया पूर्ण हिंदू समाज पर। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856, ये भी पूर्ण रूप से मतलब वर्तमान तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है हिंदू समाज के कुछ वर्गों पर। तो बात करें तो सरकारी सिस्टम और सरकारी विकास की, तो ये एक दीर्घकालीन पद्धति है, परंतु सबसे जो फैक्टर समाज में काम करता है वो सामाजिक सुधार के विकास के लिए वो है समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आकर अपने समाज के हितों की मांग करना। ये सबसे बड़ा इम्प्लीमेंट है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को मद्देनजर रखना होगा कि बुद्धिजीवी लोगों को अपने समाज में रोल प्ले करना होगा, जो कि अन्य समाजों में, जैनिज्म, बौद्धिज्म, हिंदूज़ में ये जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ें वह जो हम मुस्लिम समाज में भी देखना चाह रहे हैं। 10 लाख की जनसंख्या में एक स्कूल है, तो इसका ध्यान किसे रखना चाहिए? पढ़ने वालों को। मुस्लिम महिलाओं को घर से बाहर निकाल कर उनको एजुकेशन देना मुस्लिम बालिकाओं को, ये करेगा कौन? जब वो घर से बाहर, इनको घर से बाहर ला के बालिकाओं के उंगली पकड़कर स्कूल में एडमिशन कौन करवाएगा? ये सरकार का कोई नुमाइंदा आके नहीं करवाएगा, ये तो समाज के बंधुओं और समाज के बुद्धिजीवी लोगों को आगे आकर करना होगा। Sir, you have mentioned in your report that Muslim community suffers from the inclusion-exclusion paradox when it comes to development. Yes. Can you throw more light on this? Yes. इसमें क्या है, तो देखिए, आप बहुत सारे मामलों में एक्सक्लूसिव रहना चाहते हैं, जैसे लॉज है, सिविल लॉज है, आप चाहते हैं जो हमारे लिए अलग से लॉ रहना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई और भी चीजें हैं जिसमें आप चाहते हैं जो हमारा जो है वो स्पेशल मामला रहना चाहिए, कोई इंटरफेरेंस गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं जहां तक डेवलपमेंट का मामला होता है, तो आप चाहते हैं जो डेवलपमेंट में हम जो बाकी कम्युनिटी है वो उतना ही इंक्लूसिव हो। तो ये पैराडॉक्स है, आप दोनों चीज नहीं रख सकते। आप एक्सक्लूडेड रहेंगे, आप डेवलपमेंट का जो मेन स्ट्रीम है उसका उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे और चाहेंगे जो हम डेवलप भी हो जाए। दैट इज नॉट सिंपली पॉसिबल। आपको एक ऑप्शन, अगर आप एक्सक्लूडेड रहेंगे तो हर एक चीज में एक्सक्लूडेड रहेंगे, आप डेवलपमेंट में भी एक्सक्लूडेड रहेंगे। आप मान लीजिए एक चीज बताइए, जैसे कई लॉज हैं
जो कि जिसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो महिलाओं का बैकवर्डनेस जो है, मुस्लिम कम्युनिटी के बैकवर्डनेस का एक बड़ा कारण है। आप महिलाओं को फ्रीडम नहीं देंगे, 3 तलाक पर लॉ बन रहा था तो पूरे कितना हंगामा मचा दिया है। तो आप इंपावरमेंट अगर महिलाओं का नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से डेवलपमेंट हो सकता है? तो यही है इंक्लूजन, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पैराडॉक्स। तो कुछ मामले में तो हम इंक्लूसिव रहना चाहते हैं, आउटकम है जहां पॉजिटिव आउटकम, और कई मामले में हम चाहते हैं एक्सक्लूसिव, हम पर जो जनरल लॉज हैं, सिविल लॉज हैं खास करके, वो हम पर अप्लाई नहीं हो। ये माइंडसेट जो है, इसी को मैंने अपने रिपोर्ट में इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पैराडॉक्स बोला था। सुशील पंडित जी, मैं एक बुक को रेफर कर रहा हूं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन द न्यू मिलेनियम 2001। ये बुक में एक डेमोग्राफर हैं महेंद्र प्रेमी, उन्होंने इस बुक को लिखा है और उसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम एजुकेशन कम से कम 6 राज्यों में मेजॉरिटी कम्युनिटी की एजुकेशन लिटरेसी लेवल से ज्यादा है। सॉरी, एजुकेशन नहीं कहूंगा, लिटरेसी कहूंगा। और खासकर उसमें गुजरात का जिक्र कर रहे हैं वो, और कहते हैं कि लगभग 83% मेल लिटरेसी मुस्लिम्स में है गुजरात में, जबकि हिंदूज में ये लगभग 79% है। तो अभी जो ये क्लेम्स किए गए कि गुजरात में एक भेदभाव है, इंस्टीट्यूशनल भेदभाव है, और उसके चलते मुसलमान समुदाय को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, अवसर नहीं दिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कम से कम डेटा से इस बात की पुष्टि नहीं होती है। ये आपकी जानकारी के लिए, धन्यवाद। मुझे लगता है वो लिटरेसी में शायद वो मदरसे की एजुकेशन को या रिलीजियस एजुकेशन जो जिसको हमारे यहाँ तो लिटरेसी में नाम लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत सीख गया, उसी को डेटा ले रहे होंगे। और यहाँ अपेक्षा जो जिस तरह की अपेक्षा की बातें हो रही है, वो मुझे लग रहा है कि एक फॉर्मल एजुकेशन का ज्यादा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। और सवाल वो है जो दुर्गानंद जी ने उठाया कि जो वास्तविक एजुकेशनल सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशनल बोर्ड्स का जो सिस्टम है, वह तो अवेलेबल है, लेकिन ये हो सकता है किसी एक लोकेलिटी में स्कूल्स की उतनी डिमांड नहीं रही होगी, तो सरकार ने भी उतना नहीं रहा। तो ये तो सरकार तो हमेशा प्रेशर पे और डिमांड पे काम करती है, और देश पे तो अभी तक जिन्हें हम सेक्युलर सरकारें कहते हैं और उनका ही राज रहा, और पिछले कुछ वर्षों में जरूर कुछ बदलाव आया है। तो कहीं ना कहीं जनता की तरफ से उनकी जनता की खुद की अपेक्षा, जनता का खुद का दबाव, जनता की खुद की मांग, और विभिन्न वर्गों की भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए जो मांग रही, तो कहीं ना कहीं वो जो दुर्गानंद जी ने विषय उठाया कि इंक्लूसिवनेस और एक्सक्लूसिवनेस का मेल नहीं हो पा रहा है, कि जहां आपको सुविधा चाहिए वहां आपको एक्सक्लूसिवनेस चाहिए, आपको अलग से आयोग चाहिए, अलग से शिक्षण संस्थान चाहिए, अलग से कानून चाहिए, अलग से रिलीजियस एजुकेशन भी चाहिए, और मेन स्ट्रीम में आपको उसी बराबर में जॉब्स भी चाहिए। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है, कंट्राडिक्शन है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये तो समाज को समझना ही पड़ेगा। केरला में जो सोसाइटी है और वो फेयरली वेल डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी बोथ, वहां पर जो विमेन वर्कफोर्स है, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज में विमेन वर्कफोर्स है, वो बहुत विजिबल है और एम्फेटिक है, और कई एरियाज में उनकी डोमिनेंस है, वर्चुअल मोनोपोली है। अब जैसे नर्सिंग का क्षेत्र है, ये ग्लोबल एक एक्नॉलेजमेंट है कि केरला की मलयाली नर्सेज जो हैं वो दुनिया भर में मानी जाती हैं अपने प्रोफेशनल स्किल के लिए और अवेलेबिलिटी के लिए। देश के सुदूर गांवों तक में उनकी उपलब्धता है। अब ये एथनिक इशू तो रिलीजियस डिवाइड को कवर करता है ना, मतलब ये उसको क्रॉस करता है, लेकिन अगर आप उन महिलाओं में मुस्लिम महिलाओं का प्रोपोर्शन देखेंगे तो वो नगण्य है। तो यानी यहां जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, इट ट्रम्प्स द एथनिक आइडेंटिटी ऑफ मलयाली वुमेन। तो इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है कि जहां एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, लिटरेसी हाई है, एथनिसिटी कॉमन है, वहां एक रिलीजियस आइडेंटिटी क्यों लैग करती है, क्यों एक्सेप्शन बनती है?
ये किस माइंडसेट, किस वैल्यू सिस्टम और किस प्रायोरिटी ऑर्डर को रिफ्लेक्ट करता है, सोचने की बात है। सर मैं ये कहना चाह रही थी, जब हमने ट्रिपल तलाक के लिए आईपीएफ से काम किया था तब काफी मुस्लिम महिलाओं से हमें मिलने का मौका मिला था। बहुत सारे हम उनके जो इंस्टीट्यूशन में गए थे, उसमें सर ये देखा कि जैसे वीरेंद्र जी ने कहा वही बात है कि कम्युनिटी के अंदर से ही आवाज उठनी ज्यादा जरूरी है। चाहे हम एजुकेशन की बात करें या ट्रेनिंग की बात करें, बाहर से बैठकर अगर कोई करता है तो उसका ये होता है कि भाई आप बाहर वाले कर रहे हैं या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जैसे फिरोज सर हैं और ऐसे ही जितने लिबरल लोग हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं उठाने की, तो मुझे लगता है कम्युनिटी को ही आगे बढ़कर इन चीजों में बराबरी का अधिकार दिलाना चाहिए। एजुकेशन अगर जो कॉमन हम ले रहे हैं, जो और हमारे जो रिलीजन ले रहे हैं, वैसे ही एजुकेशन सिस्टम में अगर आए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय रिलीजियस से अगर हम सिर्फ एजुकेशन करें उसमें। हालांकि मैंने देखा है कि वो 10th बोर्ड में भी कहते हैं आप बैठ सकते हैं मदरसों में पढ़ने के बाद भी, लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि जो फाउंडेशन है उनके कोर्सेज की फिर वो लैक करती है। और आज की जो एजुकेशन हम देखें 6th 7th 8th में ही इतनी ज्यादा कुछ कोर्सेज लगाए हैं जो कि बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कोप अप करना बाद में। तो कम्युनिटी को ही आगे आकर उनको हाथ देना चाहिए और थोड़ी मदद करनी चाहिए, यही मेरा मानना है। तभी हम उनको बराबरी पर कर सकते हैं। जैसे सेंसिटाइज करना पॉपुलेशन के लिए, ये अंदर से ही अगर आए पॉपुलेशन कंट्रोल तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे सभी लोग बाकी कम्युनिटीज अपना कर रहे हैं, ऐसे ही एक अवेयरनेस अंदर से होना चाहिए। संजीव पांडे जी, आपने हैंड रेज किया है। एक बहुत ही अच्छा और जो कंटेम्प्रेरी इशू है इसको आपने रेज किया है, और मुझे लग रहा है कि मैं डाटा पे नहीं जाके जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा 2 मिनट में। मेरा विद्यालय है सिटी सेंट्रल स्कूल समस्तीपुर में। मेरे विद्यालय का पहला बच्चा नेमतुल्ला रहमानी है, वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, और मेरे विद्यालय के विकास में मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा योगदान है समस्तीपुर में। हमारे बगल में एक हमारे मित्र हैं अखलाक जी, मोहम्मद अखलाक, उनके यहाँ देश के कई जगहों से कुछ एक इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं और इंडस्ट्री पे चर्चा होती है, एजुकेशन पे चर्चा होती है। बड़े ही उदारवादी लोग हैं, ओपन लोग हैं। उनके पास आज 2-3 इंडस्ट्रियल एरिया समस्तीपुर में 2-3 इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, इसके बाद इंडो केमिकल्स है, और बहुत सारी चीज़ काम करते हैं। उनका विकास, और एक हमारा मित्र है मोइज खान जो हमारे धर्मपुर में रहता है समस्तीपुर में। उनके यहाँ कई जगहों से मदरसा में लोग आते हैं, उनके पास मदरसा है, वहाँ पर बगल में मस्जिद है, और वहाँ जो आते हैं तो मदरसा की शिक्षा देने के लिए आते हैं। वहाँ का विकास, तो हमारे अखलाक के घर के आसपास का जो विकास है वो, और मोइज खान के घर के विकास आसपास का जो विकास है वो, यू विल सी ए कंप्लीट डिफरेंस। आप देखेंगे कि वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी की, अखलाक के यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होती है, पढ़ाई की बात होती है, विकास की बात होती है, हमारा मित्र है। वहीं मोइज खान के यहाँ साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ कुछ एक और है, वहाँ बगल में बुचर खाना है। तो मुझे लग रहा है कि हमारे मुस्लिम दोस्तों को थोड़ा सा माइंडसेट को ठीक करने की जरूरत है कि क्या करना है हमको, हमारे शिक्षा को कहाँ ले जाना है, हमारे एजुकेशन को कहाँ ले जाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्किल डेवलपमेंट करें और हम कमाने की बात करें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा विकास होगा। और अभी भी हमारे स्कूल में कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जो शुक्रवार को नहीं आते हैं, वो चले जाते हैं नमाज अदा करने के लिए। उसी में कुछ एक बच्चे हैं जो आते हैं, तो जो आते हैं उनका जो प्रोग्रेस है वो, और जो नहीं आते हैं उनका प्रोग्रेस जो है वो, दोनों में अंतर है। बच्चे वो बढ़िया कर रहे हैं जो खुले हुए हैं, खुले विचार के हैं, और देर ओपन। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपने भीतर जो एक सुंदर वातावरण बनाने की जरूरत है, कैसे हम अपने आप में खुलापन लावें। वी शुड वेलकम साइंस, वी शुड वेलकम टेक्नोलॉजी, और जो दुनिया देश लेवल में विकास हो रहा है उसको देख करके हम थोड़ा सा अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें। तो मुझे लग रहा है कि इस समुदाय का विकास होगा। और बहुत सारे मेरे गांव के बगल में बहुत सारे लोग हैं जो दुबई रहते हैं, कुवैत रहते हैं, और हमारे हिंदू भाइयों को वहां से रुपया मिलता है, सूद पे रुपया देते हैं क्योंकि वो कमाते हैं। ठीक है, सूद पे नहीं देते हैं तो वैसे भी देते हैं, वो कमाते हैं, कमा के लाते हैं, बढ़िया बिल्डिंग है, बढ़िया व्यवस्था है, स्कूल भी खुलवाए हुए हैं। तो मुझे जो भाई ने कहा कि 4 लाख पर ही एक स्कूल नहीं है, एक स्कूल है,
मुझे एक सवाल है कि वहां के लोकल जो लोग हैं, समाज की भी जवाबदेही होती है और राज्य की भी जवाबदेही होती है, तो वहां के जो लोकल लोग हैं क्या स्कूल खोलने के लिए प्रयास किया? यदि किया तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं किया तो समाज को भी विद्यालय के लिए सोचने की जरूरत है, और समाज और राज्य को मिलकर यदि हम काम करेंगे तो आज तक तो बहुत सारे लोग आए जो मुस्लिम के लिए बहुत सारे पॉलिसीज बनाए। अभी मोदी जी की सरकार 10 साल से यहाँ है, लेकिन इससे पहले तो सब मुस्लिम की ही बात करते थे जितनी सरकारें आई। विकास क्यों नहीं हुआ? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ईमानदारी से प्रयास करने की जरूरत है और अपने भीतर जो माइंडसेट है उसको खोलने की जरूरत है। देखिए पूरा ये रिसर्च ऑलरेडी आ चुका है, जो जिस कम्युनिटी में रिलीजियोसिटी बहुत ज्यादा होता है उसमें डेवलपमेंट कम होता है। जी जी, रिलीजियोसिटी जहां बहुत ज्यादा होता है वहां डेवलपमेंट कम होता है, और जहां रिलीजियोसिटी कम होता है वहां डेवलपमेंट ज्यादा होता है। और ये पूरा बहुत बड़ा है, जो पूरा मैक्स वेबर वगैरह ये सबने स्टडी की है, जो प्रोटेस्टेंट क्यों डेवलप किए ज्यादा और कैथोलिक क्यों नहीं डेवलप किए, ये एक है। दूसरा, मुस्लिम कम्युनिटी के संदर्भ में कहना चाहूंगा, जो देखिए मुस्लिम कम्युनिटी में क्लेर्जी सेक्शन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, क्लेर्जी कौन बनते हैं? वो सब मदरसे से या बहुत कम पढ़े लिखे लोग जनरली जो है वो अपना जिसका पूरा एजुकेशन जो है रिलीजियस होता है। तो अब क्लेर्जी सेक्शन जो है जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कम्युनिटी पर है, वो बहुत कम पढ़ा लिखा और सोसाइटी के लोअर सेक्शन से आता है। तो जब सोसाइटी को आपको गाइड जो है वो आपका सबसे लोअर स्टेटा कर रहा है, लोअर सेक्शन वाला कर रहा है, जिसका अपना ही डेवलपमेंट के में एक्सपोजर बहुत ही कम है, तो वो सोसाइटी कहाँ से डेवलप करेगा बहुत ज्यादा? और शुक्रवार को तो हर एक डेढ़ घंटा खुतबा होता है, उसमें तो उन्हीं का आपको भाषण सुनना है। तो ये एक जो संजीव जी जो क्वेश्चन उठाए हैं वो एकदम मतलब रेलिवेंट है। एक मेरा एक अनुभव है, मैं राजस्थान जोधपुर का हूँ। तो जोधपुर में वहाँ एक मौलाना आजाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और जो मारवाड़ एजुकेशनल बोर्ड है उनके जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ मेरी बात हो रही थी। तो मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा आपकी स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब चलते हैं, महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए भी स्कूल है और अच्छा एजुकेशन का उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा काम भी हुआ है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपके समुदाय में बेरोजगारी की क्या स्थिति है? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मेरे लिए भी थोड़ा आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी तो साहब हमारे यहाँ 0% होती है, क्योंकि हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट तो हम बचपन से ही हम एम्फेसिस करते हैं कि हर बच्चे को कुछ न कुछ काम सीखना है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई जरूर हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में कम लोग जाएंगे, लेकिन जो अच्छे होशियार होंगे उन्हीं को हम कहते हैं ठीक है तू अब आगे पढ़ ले, कोई प्रोफेशनल डिग्री ले ले या तू MA PhD करने जा। अदरवाइज स्कूल एजुकेशन पूरी होते होते कोई ना कोई उसकी स्किल होती है, और उस स्किल के हिसाब से वो अपना एक, जिसे हम इनफॉर्मल इकोनॉमी में या स्वरोजगार में कहते हैं, तो वह काम करने लग जाते हैं। और यह एक आम तौर पर भी अनुभव में आता है कि इलेक्ट्रीशियन का काम है, प्लम्बिंग का काम है और आयरन स्मिथ का काम है, तो जितने इवन अब कारपेंट्री के भी काम है, बार्बर का काम है, तो टेलरिंग का काम है। तो मैं तो जोधपुर में रहा हूं, तो मैं हमारे पड़ोस में रंगरेजों का एक मोहल्ला था, छिपों का एक मोहल्ला था, और जो घोसी होते हैं जो गाय वगैरह पालते हैं। तो कुल मिला के ये है कि व्यवसाय पे आधारित मुस्लिम समुदाय में स्किल्स रही हैं, और वो आज भी परिवार में बच्चे को साथ में रखना, काम सिखाना और उसको अपने पैरों पे कम उम्र में खड़ा कर देना, यह प्रवृत्ति रही। और बहुत हद तक यह भी एक मुझे लगता है कि मानसिकता बनी है समाज में कि फॉर्मल एजुकेशन लेके करेगा क्या, नौकरी सरकारी मिलेगी नहीं, तू बैठा रहेगा, बेरोजगार रहेगा, इससे अच्छा तू 16-17 साल की उम्र में कुछ कमाना शुरू करेगा तो 20-22 साल तक तू अच्छी इनकम अर्न कर लेगा, जो तेरे को 30 साल तक हो सकता है सरकारी नौकरी का इंतजार करना पड़े, क्योंकि 100 वैकेंसी आती है तो 10 लाख उसके लिए एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मानसिकता है कि भाई अपना खुद का कुछ काम सीखो और उस काम में ध्यान दो। तो जो हायर एजुकेशन बेस्ड जो जॉब्स हैं उनमें स्वाभाविक रूप से परसेंटेज मुस्लिम समुदाय का कम मिलेगा, क्योंकि वो हायर एजुकेशन को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, वो सेकेंडरी एजुकेशन या उससे पहले या उसके बाद में स्कूल या एक कॉलेज की कोई डिग्री ली और अपना व्यक्तिगत कुछ न कुछ उन्होंने काम शुरू कर दिया, कोई व्यवसाय शुरू कर दिया।
और उसके अलावा यह स्वाभाविक है कि उनमें जो हस्तकला के जो फिरोज साहब ने भी बोला कि हस्तकला के गुण हैं, तो बहुत बड़ा हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हथकरघा के लोगों का है, आर्टिजन्स का है, म्यूजिकल जो फील्ड है उनमें है, आर्ट में है, क्राफ्ट में है। तो वह निश्चित रूप से हर जगह जहां भी हैं और उनका उधर ही रुझान है, और क्योंकि उधर ही उनकी सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं गरीबी का आकलन करने में और हमारे देश के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर भी हम सामाजिक और आर्थिक जो योजनाएं हैं उनको लागू करने में हमें परिवार की जो कुल आय है उसको हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक परिवार की आय, क्योंकि परिवार अगर साथ रह रहा है और उसमें 5 या 7 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं, तो जो 5 सदस्य मिलकर जो परिवार की आय आ रही है, और उसके कारण क्योंकि आपका जो अकोमोडेशन का एक्सपेंस है वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया एक छोटी फैमिली के मुकाबले। एक बड़ी फैमिली अगर साथ रह रही है, फूड का जो एक्सपेंस है, मान लीजिए कि एक घर में 3 आदमी के लिए खाना बनेगा या 5 आदमी के लिए खाना बनेगा, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ पाता है, क्योंकि वो फिर एडिशन ही होता है आपका। इनिशियली आपको एक आदमी के लिए खाना बनाना है, तब भी आपको 2000-3000 रुपए का खर्चा चाहिए, लेकिन अगर उसमें 4 आदमी हो जाए तो वो 12000 का खर्चा नहीं होगा, वो हो सकता है 6000 में आपका खर्च चले। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि परिवार की जब कुल आय अगर हम अनुमान लगाएंगे और कुल आय की गणना करेंगे, तो शायद हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय की जो गरीबी का आकलन होता है वह उतना न हो। और न्यूट्रिशन में तो स्वाभाविक रूप से कि न्यूट्रिशन में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मुस्लिम समुदाय का न्यूट्रिशन कमजोर है दलितों के मुकाबले या आदिवासियों के मुकाबले, या इवन जैसे गुजरात का कहा जाता है कि वहां थोड़ा महिलाओं में और न्यूट्रिशन की थोड़ी कमी रहती है, तो उसके मुकाबले मुस्लिम समुदाय थोड़ा बेहतर ही है। तो खाने पीने का ले लें हम, तो खाने पीने की सुविधा है। एक ही मामला जो जिसमें स्वाभाविक रूप से कुछ कमी दिखती है वह है हायर एजुकेशन और मुस्लिम विमेन का फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जो रोल है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है उनका पूरा कंट्रीब्यूशन रहता भी होगा, उतना नहीं रहता होगा जितना ग्रामीण हिंदू महिलाओं का रहता होगा, लेकिन क्योंकि वो गांव में खेती में और महिलाएं रहती है, यहाँ ज्यादा अर्बनाइजेशन ज्यादा है, तो अर्बनाइजेशन के कारण स्वाभाविक रूप से उतना आपके लिए इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, और परिवार बड़ा होगा तो उसकी जिम्मेदारियों में ही आपकी जिंदगी निकल जाएगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको अगर समुदाय अपने लेवल पे डिस्कस करे और समाज भी देखें समझे, और कहीं ना कहीं जो रिलीजियस एक बड़ा आपके ऊपर जिसको कहना चाहिए कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कहीं भी हो, सबसे पहले तो आपको रिलीजियस एक्सपेक्टेशन फुलफिल करनी है, तो मुझे लगता है उसका बड़ा एक दबाव रहता है कि आप एज ए सिटीजन और एज ए ह्यूमन बीइंग आप अपने इकोनॉमिक, अपने एजुकेशनल, अपना सोशल स्टेटस इंप्रूव करने में आप फोकस कर रहे हैं, या आपको बार बार एक डोर है जो खींच के रहती है कि नहीं आपको पहले ये आइडेंटिटी आपकी मजबूत करो, आपकी सोशियो इकोनॉमिक आइडेंटिटी सेकेंडरी चीजें हैं। तो ये जो बार बार अपनी एक एक्सक्लूसिवनेस बनाना और उसके साथ साथ डिमांड ये भी रखना कि भाई हमारा इंक्लूसिवनेस नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है कि समाज को, मुस्लिम समुदाय के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें इस बात की आपस में चर्चा करनी ही चाहिए कि पारसी हुए, सिख हुए, जैन हुए, ये भी इसी देश में है और इनके लिए भी कोई विशेष सुविधाएं ऐसा कुछ भी नहीं रहा, लेकिन उन्होंने महिलाओं को आगे रखा, महिलाओं को पढ़ाया और महिलाओं को पर्दा से मुक्त किया, और जैसे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा और उन्होंने खुद ने भी अपना काम आगे बढ़ाया, पढ़ाई की, तो वहां जो बदलाव आया है और उनका जो आर्थिक सामाजिक स्तर सुधरा है, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय में सुधरेगा। बहुत अच्छा पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि अब स्थिति आज से 30 साल 40 साल पहले जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति अब है। और हम पिछले कुछ वर्षों में तो लगातार ये भी देख रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स और जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनका बजट भी बढ़ा है, उनकी तरफ से सहायता भी बढ़ी है, और मुस्लिम समुदाय के युवा युवतियों का अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों में भी पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा है। लॉयर्स बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स हो रहे हैं, फॉरेन सर्विस में जा रहे हैं, और अब अधिक हम कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस में रहे, सैयद अकबरुद्दीन रहे,
तो लोगों ने अपना मुकाम हासिल किया है, बिना किसी भेदभाव के किया है, अपनी योग्यता से किया है। और जैसे फिरोज भट्ट साहब ने उदाहरण भी दिए कि बहुत सारे ऐसे हमारे चाहे स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहे और उसके बाद भी लोग रहे, तो उन्होंने अपने लेवल पे जो उसका हो सकता है कि पुरानी एक एरिस्टोक्रेसी का एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड का आधार रहा होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो रिलीजन को थोड़ा प्राइवेट अफेयर बना के और अपने आप को बेटर इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो मुस्लिम समुदाय के लिए रहेगा। और सरकार, स्वाभाविक रूप से सरकार भी उनके जो भी लोग बुद्धिजीवी हैं उनके साथ चर्चा करती रहे, और बुद्धिजीवियों की और जो पढ़े लिखे लोगों की और जो उनके समुदाय के बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, दुर्गानंद जी ने उनका जिक्र भी किया, जिनका बड़ा नाम है देश में, दुनिया में, ऐसे सब लोगों के साथ बैठे और उनके साथ चर्चा करके किस तरह से महिलाओं में, बच्चियों में शिक्षा का स्तर बढ़े, रोजगार का स्तर बढ़े। लेकिन ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन रखना और सरकारी नौकरी की एक्सपेक्टेशन रखना, ये एक बेरोजगारी का बड़ा कारण हो सकता है। उतनी बेरोजगारी आज मुस्लिम समुदाय में नहीं होगी, लेकिन अगर वो सारे BA MA करके और सरकारी नौकरी के लिए बैठे रहेंगे तो हो सकता है बेरोजगारी बढ़ जाए। तो आज जो परिवार में आय है वो हो सकता है आय का स्तर वो नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो पढ़े लिखे और होशियार लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अच्छे लोग पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, IIT में जाएं, मेडिकल में जाएं, आर्किटेक्चर में जाएं और IT में जाएं, सब मेहनत करें और लोग जहां भी रहें, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिला के आज अच्छी चर्चा हुई। आप सबका बहुत बहुत आभार।